जी, मॉक की डिस्कशन में हमारा कंसोलिडेशन वाला क्वेश्चन रह गया था। उसकी डिस्कशन हमने करनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स टाइगर लिमिटेड, और वो दो तीन कंपनीज के नाम दिए हुए हैं। ये इसके लिए तो मीटिंग अलग थी सवाल पूछने के लिए। ये तो अभी मॉक डिस्कशन की मीटिंग है। मीटिंग इसके लिए 2 बजे थी, ट्रिपल है। अच्छा। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, इनकम टैक्स एक्सपेंस, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। ऑब्वियसली आपको पता है एसोसिएट्स के नहीं लेते हम। एसोसिएट का प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है 80, बस हम इसको यूज करेंगे, और करंट एसेट्स और लायबिलिटीज भी इसके नहीं लेंगे। स्टेटमेंट चेंज इक्विटी आ रहा है, दोनों ने डिविडेंड अनाउंस किया है, पेरेंट और सब्सिडरी ने। ऑन यकम जुलाई 2019, पी एक्वायर्ड 60% शेयर होल्डिंग इन टीएन एंड रिकॉर्डेड द इन्वेस्टमेंट एज फॉलोज। अच्छा, वैसे एसएच पे इतना साफ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर रॉन्ग एंट्रीज हो गई हैं उनको हम देख के सही तो करेंगे। लेकिन मैं जब कभी इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल फिगर उसने ना दी हो, तो फिर ओरिजिनल फिगर अगर उसने नहीं दी हुई, ओरिजिनल नहीं, अनएडजस्टेड, जो सवाल के अंदर अनएडजस्टेड फिगर होती है, अगर वो उसने ना दी हो, तो इसलिए हमारा फिर गुजारा चल जाया करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक एक चीज अभी बताऊंगा। ओके। अच्छा जी, पहली एडजस्टमेंट हमारी ये है कि हमने 15 मिलियन शेयर इशू किए हैं, रिकॉर्डेड एट 24 पर शेयर बीइंग द मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ इशू। याद रखिएगा, शेयर जब इशू करेंगे तो मार्केट प्राइस एट द डेट ऑफ इशू नहीं लेनी होती, मार्केट प्राइस एट द डेट ऑफ, अल्लाह आपका भला करे, एक्विजिशन लेनी होती है। इसलिए हमने उनको 24 पे रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हमने रॉन्ग एंट्री कर दी थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट 24 के एतबार से, लेकिन एक्विजिशन डेट पे। लेकिन हमने एंट्री करनी थी इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट 10 रुपए और 12 रुपए के एतबार से। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट का अकाउंट तो हमने बनाना नहीं था, वो सॉरी, उसका शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का अकाउंट हमने बनाना नहीं था। तो फिर हमें क्या टेंशन थी कि शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में गलत अमाउंट चली गई हुई है, और गलत इन्वेस्टमेंट हमें सवाल में, एज पर क्वेश्चन सवाल में इन्वेस्टमेंट्स गिवन भी नहीं है। तो हमें खाली इन्वेस्टमेंट की फिगर चाहिए थी। अगर हम खाली इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाइड बाय 22 करके निकाल लेते, तो इससे भी हमारा गुजारा चल जाना था। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके। तो बस आगे चलें। ऑन डेफर्ड कैश पेमेंट ऑफ 420 मिलियन, और ये रिकॉर्ड हो गई है 420 पर। अब ये 420 पर नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, ये 420 की पीवी पर रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। अगेन मैं कहूंगा कि गलत इन्वेस्टमेंट की फिगर सवाल के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो जब गलत इन्वेस्टमेंट की फिगर सवाल के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो फिर अब हमें टेंशन की जरूरत नहीं थी। हम अगर इसकी सिंपली एक ओरिजिनल एंट्री करके देखते, इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट, और उसको 3 साल के ऊपर डिस्काउंट करते, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट 420 की पीवी निकालते, और फिर 1 साल की अनवाइंडिंग करनी थी। अब 1 साल की अनवाइंडिंग करके आपने इंटरेस्ट को लेके जाना था पहले बैलेंस शीट के एंगल से सीआरई में, पहले बैलेंस शीट के एंगल से सीआरई में, और फिर पी एंड एल के एंगल से फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। तो ये मेरे भाई एडजस्टमेंट आपने करनी थी, फाइनेंस कॉस्ट और सीआरई। अच्छा, आप एक बात इसमें देखें, याद रखिएगा कि बस वर्किंग 1.1 में ही मैंने ये सारी चीजें कर ली थी कैलकुलेट। देखें, इसको डिस्काउंट कर लिया, ये 316 आ गया, और 316 को अनवाइंड कर दिया, बस सिंपल सा ये 32 कैलकुलेट करके दो जगह चला जाना था। नेक्स्ट जी, प्रोफेशनल फीस को उसने मेरे भाई पकड़ के जो है वो डाल दिया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। अब अगर प्रोफेशनल फीस को उसने पकड़ के डाल दिया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, तो माय डियर ये जानी चाहिए थी फाइनेंस को, सॉरी, वो एडमिन एक्सपेंसेस में। अब एडमिन एक्सपेंसेस में इसको लेके जाने का तरीका ये था कि हमने एक तो बैलेंस शीट के एंगल से इसको सीआरई में डाल देना था, और दूसरे एंगल से जो है वो पी एंड एल के एंगल से हमने इसको एडमिन एक्सपेंसेस में डाल देना था। बस ये एडजस्टमेंट करनी थी। नेक्स्ट, in addition, TL agreed to pay contingent consideration of 80 million subject to TL achieving certain profit targets. अच्छा, एक बात याद रखें, ये जो 420 मिलियन की पीवी है ना, इसको मैं करंट लायबिलिटीज में नहीं लेके गया, क्योंकि ये 3 साल बाद पेमेंट करनी है। तो इसलिए हमारे सवाल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के ऊपर भी इंपैक्ट पूछा गया था, इसलिए मैं इसको जो है वो उसके अंदर बिल्कुल नहीं लेके गया। गॉट इट? चलें। हाँ, इसके बारे में सवाल में नहीं लिखा हुआ था 180 कब पे करना है, तो इसको मैंने ज्यूम कर लिया था ये करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा, लेकिन 180 की एंट्री नहीं होनी है, 180 की बजाय उसकी पीवी की एंट्री होनी है, फेयर वैल्यू की।
तो 150 की एंट्रीज हुई नहीं, ये तो आसान था। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, इस पेएबल को हमने करंट लायबिलिटीज में डाला है। इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट इसकी एंट्री हो गई। और फिर प्लीज इतनी लंबी लंबी एंट्री नहीं करनी थी, बस जहन में सोच लेनी थी इस 120 की कि 150 वाली लायबिलिटी कम होके 120 पे चली गई है। जब 150 वाली लायबिलिटी कम होके 120 पे चली गई है तो हमें 30 की खुशी आई है। तो 30 की खुशी की क्या एंट्री बनती है? 30 की खुशी की एंट्री बनती है इनकम क्रेडिट और पेबल डेबिट। तो आप जाके देखेंगे करंट लायबिलिटीज में भी हमने इसका इंपैक्ट शो किया हुआ है, और इनकम डेबिट से मुराद है सीआरई डेबिट, यानी सीआरई में काम रिकॉर्ड करना था, वो खुशी रिकॉर्ड करनी, लाइबिलिटी, हाँ तो खुशी रिकॉर्ड करनी थी ना। पेएबल 120 पे पेएबल डेबिट और सीआरई क्रेडिट खुशी रिकॉर्ड करनी थी। तो सीआरई में खुशी रिकॉर्ड करनी थी और अदर इनकम के अंदर खुशी रिकॉर्ड करनी थी 30 की। गॉट इट? आगे चलें। पीएल रिसीव 50 मिलियन 8% लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम पीएल ऑन यकम मार्च 20। पीएल ने रिसीव किया है, यानी कि सब्सिडरी ने रिसीव किया है 50 मिलियन का लोन पेरेंट से ऑन यकम मार्च 20। इंटरेस्ट इज पेएबल पर क्वार्टर एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। अच्छा, मार्च अप्रैल मई का इंटरेस्ट यकम जून को पे हो गया होगा, इसलिए पहले बैलेंस शीट के एंगल से बात करें तो सिर्फ एक महीने का रिसीवेबल पेएबल है। वो एक महीना बनता है जून। तो आपने 50 इंटू 8% इंटू 1/12 इस फिगर को ले जाना था करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में माइनस करना था। और फिर उसके बाद अगला काम आपने ये करना था कि जिस वक्त पी एंड एल के एंगल से आपने डिस्कशन करनी थी, तो पी एंड एल के एंगल से डिस्कशन करते हुए आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना था 4/12 से। 4/12 से मल्टीप्लाई करने की ये वजह थी कि पी एंड एल के अंदर तो इंटरेस्ट फॉर द ईयर जाता है ना, बैलेंस शीट के अंदर एज ऑन जाता है, पी एंड एल के अंदर तो इंटरेस्ट फॉर द ईयर जाता है। तो इसलिए पी एंड एल में आपको 4/12 फाइनेंस कॉस्ट से आपने ये निकालना था, और इसके साथ आपने जो है वो अदर इनकम से ये निकालना था। तो ये दो जगहों से निकाल देना था, फाइनेंस कॉस्ट से और अदर इनकम से। क्लियर? आगे चलें। बायनल ये एडजस्टमेंट एस प्रॉफिट पे कभी हिट नहीं करती। एट एक्विजिशन डेट देयर वाज नो डिफरेंस इन द कैरिंग वैल्यू। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एक्सीडेड द कैरिंग वैल्यू बाय 25। भाई ये तो बिल्कुल आसान सी एडजस्टमेंट थी, ये भी कुछ बच्चों ने गलत की हुई थी। ये एडजस्टमेंट ये थी कि आपने जो है वो इन्वेंट्री डेबिट करनी थी और सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट करना था, और इन्वेंट्री डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट करने के बाद अगला काम आपने ये करना था कि वो सवाल कह रहा था 30% उसमें से जो इन्वेंट्री है वो सोल्ड हो गई है बिफोर ईयर एंड, तो वो प्रॉफिट जो पेरेंट एक्विजिशन डेट पे रिकॉर्ड कर चुका है, अगर सब्सिडरी भी उसको रिकॉर्ड कर ले तो हमने ये कहा था कि सब्सिडरी की किताबों में उसको जाके उल्टा दें। तो इसको सब्सिडरी की किताबों में जाके आपने उल्टा देना था। इसका तरीका बैलेंस शीट के एंगल से ये होना था कि एसआरई डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, इसलिए करंट एसेट हिट होंगे क्योंकि वो गेन जो पेरेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है अगर वो सब्सिडरी भी रिकॉर्ड कर दे तो सब्सिडरी के रिकॉर्ड किए हुए को उल्टाना है। और पी एंड एल के एंगल से हमने करना था कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। बस जो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होनी थी तो एस का प्रॉफिट भी कम हो जाना था। ओके, क्लियर? आगे चलें। पीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने डिस्क्लोज किया कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 10 मिलियन की, डिस्क्लोज की हुई है। डिस्क्लोज करने का मतलब है उसने अभी तक किताबों में रिकॉर्ड नहीं की, सिर्फ उसने डिस्क्लोज की है। और इसकी फेयर वैल्यू जो है वो आ रही थी 4 मिलियन। तो जब इसकी फेयर वैल्यू 4 मिलियन आ रही थी उसने डिस्क्लोज की हुई है इसके जीरो के ऊपर, तो हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी थी एक्सपेंस इन वर्किंग वन डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट। एक्सपेंस इन वर्किंग वन डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट, इस वजह से हमने करंट लायबिलिटीज को हिट किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जब वो प्रोविजन जो हमने ऑलरेडी एक्विजिशन डेट पे बना ली है, अगर उस प्रोविजन को सब्सिडरी भी रिकॉर्ड कर ले तो जो सब्सिडरी ने रिकॉर्ड की है उसको हमने रिवर्स करना है। तो वन को अब हमने रिवर्स कर देना था। 80% चांस का मतलब है अब वो प्रोबेबल है, तो वन को हमने रिवर्स करना था। वन को रिवर्स करने की एंट्री बननी थी प्रोविजन डेबिट, जिसको हमने करंट लायबिलिटीज में काम किया, प्रोविजन डेबिट और एसआरई क्रेडिट एक खुशी रिकॉर्ड करनी थी क्योंकि प्रोविजन रिवर्स हो रही है। प्रोविजन डेबिट और एसआरई क्रेडिट, और इसके अलावा हमने जाके इसको एडमिन एक्सपेंसेस में भी लेके जाना था। एडमिन एक्सपेंसेस में
अब हमने एस का प्रॉफिट कम करना है या बढ़ाना है? एस के खर्चे हमने उल्टाने हैं। खर्चा उल्टाना इज कंसिडर्ड एज खुशी। तो ये देखें, एस के प्रॉफिट में हमने ये 1 रिकॉर्ड किया हुआ है और एसआरई में भी ये 1 रिकॉर्ड किया हुआ है। और अल्लाह आपका भला करे, अदर इनकम के अंदर हमने जाके इसको रिकॉर्ड कर दिया, खुशी को। ठीक है, अदर इनकम में रिकॉर्ड करने की बजाय खर्चों में वैसे कम कर देना ज्यादा बेहतर था शायद। हमने सोल्यूशन में अदर इनकम में रिकॉर्ड किया हुआ है, अदर इनकम की बजाय उधर कर देना ज्यादा बेहतर था। जी मैं 1 मिनट जरा पॉज कर रहा हूँ। अगली एडजस्टमेंट है जी पॉइंट 4। ऑन यकम जनवरी 2020 टीएल एक्वायर्ड 15 मिलियन शेयर्स बाय वे ऑफ शेयर एक्सचेंज। अब इस शेयर एक्सचेंज का क्या वो डाटा अवेलेबल नहीं था, ये कितने पे किया है, तो इसलिए हमने वो जो लेटेस्ट प्राइस नजर आ रही थी बस 24 रुपए पर शेयर, उसी को यूज कर लिया था। आप लोगों ने कुछ और भी यूज कर ली थी तो ठीक है, लेकिन पेपर में वो ऐसी गलती नहीं करेगा। पेपर में वो आपको शेयर प्राइस जो है वो देगा। ये वर्किंग 7 में चला जाना था, इसका कोई मसला नहीं था। ड्यूरिंग द ईयर पीएल सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 350 टू टीएल। अच्छा, पीएल ने टीएल को चीजें बेची हैं। अब ये बड़ी आसान एडजस्टमेंट थी। 150 का प्रॉफिट था, 150 का प्रॉफिट था। 150 के प्रॉफिट को आप अगर डिवाइड करते 500 से तो मार्जिन निकल आना था, और 150 के प्रॉफिट को अगर आप डिवाइड करते 350 से तो मार्कअप निकल आना था। तो मार्कअप मार्जिन की परसेंटेज निकलानी थी। अनसोल्ड 160 है। 70% ऑफ पेमेंट इज मेड। 70% पेमेंट कर दी है। अच्छा, जिसने 70% पेमेंट कर दी होगी उसने पेमेंट तो क्रेडिटर को की होगी ना, तो उसकी किताबों में अब क्रेडिटर देखें, जिसने पेमेंट करनी है उसने पेमेंट करके क्रेडिटर को कम कर दिया होगा, यानी उसकी किताबों में अब क्रेडिटर कितने का पड़ा रह गया होगा? उसकी किताबों में क्रेडिटर पड़ा रह गया होगा 500 का 30%, सिर्फ 150। अगला कहता है मुझे सिर्फ 40% रिसीव हुई है, इसका मतलब है उससे अभी 60% पैसे उसकी बुक्स में लेने नजर आ रहे हैं। उसकी बुक्स में अभी तक 60% खड़े हुए हैं। तो उस क्रेडिटर को, डेटर को हमने करना है खत्म। ये आ गया 300। इसका मतलब है कैश इन ट्रांजिट था 150। 30% का कैश इन ट्रांजिट नहीं, नहीं नहीं नहीं, असल में ना ये 40% और 70, 500 इंटू 30%, ठीक है, ये भी बात आपकी ठीक है। ये भी सही है तरीका। ओके, गॉट इट। चलें आगे। अच्छा, टीएल स्टार्टेड प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट, लेकिन ये डेटर और क्रेडिटर में से भी निकालनी थी अमाउंट्स, खाली कैश इन ट्रांजिट रिकॉर्ड नहीं करना था। डेटर और क्रेडिटर भी कैंसिल करने होते हैं। ओके, ये किए थे आपने। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर पीएल सोल्ड गुड्स। अच्छा, ये तो हो गया। टीएल स्टार्टेड प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट सर्विसेज टू पीएल फ्रॉम यकम फरवरी 2020। पेरेंट ने सब्सिडरी को मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू की हैं एट एन एनुअल फी ऑफ ₹24 मिलियन, पेबल एनुअली इन एरियर्स। तो 24 इंटू 5/10 इज इक्वल टू आ गया 10। 10 की जो है, अच्छा, तो ये 10 की मैनेजमेंट सर्विसेज आ गई। अब करना क्या है? एक ना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर हुई है, नो एंट्रीज मेड बाय पीएल। अब वो जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर हुई है पहले उसको सही करते हैं। नो एंट्रीज मेड बाय पीएल, पीएल ने एंट्री नहीं की। पीएल है एस, एस की एंट्री बनेगी एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। इसने मैनेजमेंट फी की रिकॉर्डिंग नहीं की, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। इसके क्या असरात होंगे? इसके असरात होंगे बैलेंस शीट के एंगल से एसआरई डेबिट पेएबल क्रेडिट, यानी कि भूली हुई एंट्री रिकॉर्ड कर लेगा एसआरई डेबिट पेएबल क्रेडिट। पीएनएल के एंगल से एडमिन एक्सपेंस बढ़ जाएंगे 10 से, और अल्लाह आपका भला करे एस प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये पीएनएल के एंगल से डिस्कशन होगी। अगली बात, अब हमने इस एडजस्टमेंट को डिस्कस करना है बैलेंस शीट के एंगल से, कैंसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो मैंने रेक्टिफाइंग एंट्री की है, तो जब कैंसिल करेंगे
तो भाई एक की किताबों में रिसीवेबल आ रहा होगा 10 का, उसने तो रिकॉर्ड किया होगा, उसका तो नहीं लिखा हुआ, और दूसरे की किताबों में पेबल आ रहा होगा, एस प्रॉफिट कम करेंगे। हाँ जी, ये मैंने कह दिया। तो एक की किताबों में पेबल कम करेंगे 10 से, और दूसरे की किताबों में रिसीवेबल कम करेंगे 10 से। ये पेबल क्रिएट हुआ था, ये पेबल ये पेबल क्रिएट हुआ था क्योंकि इसकी किताबों में एंट्री रह गई थी। अब इसकी किताबों में और पी की किताबों में करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में से ये 10 रुपए निकाल देंगे। और अगली बात, पेरेंट ने गलती से इसको सेल में डाल दिया। इसको 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 सेल में से निकाल के डालेंगे अदर इनकम में, पहले ये करेंगे। जब सेल में से निकाल के इसे अदर इनकम में 10 रुपए को डाल देंगे, तो अब अदर इनकम में भी 10 पड़े हुए हैं और एक्सपेंसेस में भी 10 पड़े हुए हैं। अब अदर इनकम और एक्सपेंसेस में से 10 और 10 को माइनस कर देंगे। ओके, तो ये थोड़े से जरा ज्यादा भयानक असरात थे इस एडजस्टमेंट के। ड्यू टू सीजनल बिजनेस एल एल अर्न्स 40%। अच्छा, टीएल डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30/9/19। अच्छा, पेरेंट ने अगर डिविडेंड रिकॉर्ड किया है, पे किया है, तो सवाल साइलेंट है, तो वो ऊपर बैलेंस ही शो भी हुआ है, स्टेटमेंट इन इक्विटी में माइनस हुआ है। तो बस ठीक है, पेरेंट का डिविडेंड रिकॉर्ड हो गया, अब इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेरेंट के डिविडेंड को। तो वर्किंग 6 तो हुई हुई थी सवाल के अंदर। अगला, एस का जो डिविडेंड है, एस ने डिविडेंड, वो हम दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया। अब दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया, पहले बैलेंस शीट के एंगल से इसको देखते हैं। बैलेंस शीट के एंगल से हमने कहा था कि अगर दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया है, तो आपने किया ये करना है कि दोनों की किताबों से रिसीवेबल पेएबल सिर्फ कैंसिल करने हैं, क्योंकि पेड तो है नहीं। दोनों की किताबों में रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करने हैं। अब ये डिविडेंड था फुल, कुछ लोग इससे खेले, हालांकि इसका 60% बनता था 120। 120 को आपने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में से माइनस करना था। क्लियर? और दूसरी और आखिरी बात सुन ले भाई, आखिरी बात यह है कि आपने जो है वो पीएनएल के एंगल से सोचना था। पीएनएल के एंगल से आपने ऐसे सोचना था कि अगर पेरेंट ने सब्सिडरी का डिविडेंड अपनी इनकम में डाल लिया हुआ है, तो उसका हिस्सा निकाल दें, तो अदर इनकम में से भी आपने 120 माइनस कर देना। आगे जी, ड्यू टू सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सीजनल नेचर की वजह से एल अर्न्स 40% ऑफ इज प्रॉफिट इन फर्स्ट क्वार्टर। अच्छा, यकम जनवरी 20 और 31 जून 20 ये हमारा ईयर एंड था। हमने खरीदा इस दिन था एसोसिएट को, लेकिन उसने पहले क्वार्टर में प्रॉफिट कमाए 40%। तो प्रॉफिट है इसके 80 रुपए। अब 80 का 40% उसने पहले क्वार्टर में कमाया, इसकी हमें जरूरत नहीं थी। 80 के 40% की हमें जरूरत नहीं थी। 80 का 60% इसने कमाया 9 महीने में, लेकिन उस 60% का सिर्फ 6/9 हमने डालना था अपनी इनकम में। 30% रेट तो लगाना ही था, इस टॉपिक में 7-7% लगाएं। 30% लगा के 6/, ये कौन है भाई? एहतशाम साहब को चुप कराएं, मुनीब साहब को चुप कराएं। ओके, क्लियर? 80 का 40% पहले 3 महीने में कमाया, और 80 का 60% अगले 9 महीने में कमाया, लेकिन 9 महीने तो हमने उसे खरीदा ही नहीं रखा, हमने 9 में से 6 महीने उसे रखा है। तो इसलिए 18 to 60% इंटू 6/9 इंटू 30%। क्लियर? चलें जी आगे। ड्यूरिंग द ईयर टीएल रिकॉग्नाइज्ड, और किसी ने प्री आर ही निकालनी थी, मैंने वो पोस्ट पैड से ही खेल लिया था वर्किंग 7 में। किसी ने प्री आर ही निकालनी थी, तो ओपनिंग आर ही अवेलेबल थी, तो फिर यहाँ की आर ही निकाल लेते, फिर उससे भी हो सकता था। ड्यूरिंग द ईयर टीएल रिकॉग्नाइज्ड द रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 120 million इन ओसीआई while P&L, which follows the cost model, would have recorded a revaluation surplus of 75 and 50। भाई, अगर ए अपनी किताबों में रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा होता ना, फिर तो ये बात सही थी कि ए जो है 50 को रिकॉर्ड करता, लेकिन ए अपनी किताबों में रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर ही नहीं रहा।
तो ए अब जो मर्जी करता रहे, मैंने कहा अपने हाल पे छोड़ दें, एस को लाना होता है पी के मुताबिक। अब ये 120 और 75 आपने शो करना था, जैसे पी और एस की सेल जमा करते हैं ऐसे। 120 और 75 इसको आपने यहां जमा करना था, रिवेलेशन सरप्लस पी एंड एल के फेस के ऊपर, ओसीआई में। लेकिन 75 को आपने ले जाना था माय डियर, 75 को आपने ले जाना था एसओसीआई में। एसओसीआई भी तो खोलना था ना, एसओसीआई खोल के 75 को आपने यहां ले जाना था। इसके बाद अगली चीज देखें उसने क्या लिखी है। अगली चीज उसने ये लिखी है कि आईएफआरएस 9 का ओसीआई वाला गेन आया है पेरेंट को, लॉस आया है पेरेंट को 30 और सब्सिडरी को 20। तो ठीक है, पेरेंट और सब्सिडरी की तो दोनों चीजें लाइन बाय लाइन ऐड होती हैं, तो इसलिए -30 -20 ये भी हमने यहाँ शो कर दिया। ए का तो कोई था नहीं शेयर इसके अंदर, लेकिन 20 को आपने लेके जाना है इसके अंदर, वर्किंग के अंदर, बिकॉज 20 ने एलोकेट होना है। अब 20 जो है वो एलोकेट होना है, तो इधर भी आप 20 शो कर सकते थे, लेकिन मैंने इधर ही नेट कर दिया 20। तो असल में 55 ओसीआई आ गई एस की, इसमें से एनसीआई को आप दे दें 40%, दैट इज 22। बस ये था। बाकी बैलेंस शीट के एंगल से उसने असल में एनसीए मांगा हुआ था, तो एक वर्किंग 2.1 भी मैंने यहाँ की है, लेकिन वो छोड़े अभी, कोई ऐसा उसकी इतनी, ये डिस्कशन काफी है। ठीक है जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम।